हेलो नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और आज हम अपनी इस वीडियो में अभिक्रमित अधिगम सामग्री के निर्माण के पदों के संबंध में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में अभिक्रमित अधिगम, उसके प्रकार, रेखीय अभिक्रमण, शाखीय अभिक्रमण और मैथेटिक्स इत्यादि के संबंध में चर्चा की है। आज हम उन्हीं प्रोग्रामों उनका निर्माण करने के पदों के संबंध में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभिक्रमित अधिगम सामग्री या फिर प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल, जिसे हम PLM भी कहते हैं, उसके निर्माण के जो पद हैं मूल रूप से 3 पद हैं। ठीक है ना, स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल और PLM। ठीक है, इसमें कुल मिला के 3 पद होते हैं। इन 3 पदों को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, तैयारी अथवा आयोजन। ठीक है, रचना या अभिक्रम लेखन। तीसरा, मूल्यांकन अथवा परीक्षण। ठीक है, तो इसमें तैयारी अथवा आयोजन, ये जो सबसे पहला पद है, ये अभिक्रम यानी प्रोग्राम को लिखने के पूर्व की प्रक्रिया है। फिर उसके बाद प्रोग्राम हम लिखेंगे और अंत में लिखने के बाद हम उस प्रोग्राम का मूल्यांकन या परीक्षण करेंगे। तो आइए हम इन सभी पदों के अंतर्गत किए जाने वाले प्रक्रियाओं की चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले तैयारी अथवा आयोजन। इसके अंतर्गत सबसे पहला काम प्रकरण या शीर्षक का चयन। अब प्रकरण और शीर्षक के चयन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमें किस विषय वस्तु को पढ़ाना है। उस विषय वस्तु के प्रोग्राम के निर्माण के लिए शीर्षक का चयन करेंगे। इसके चयन के में संबंध में हम ये ध्यान रखेंगे कि कहीं ये शीर्षक पहले से ही निर्धारित तो नहीं है। ये शीर्षक विषय वस्तु को तार्किक और मनोवैज्ञानिक ढंग से व्यक्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, और शीर्षक सरल और रुचिकर हो, इस बात का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। ठीक है ना, शीर्षक जो है उसके वाक्य जो है सरल होने चाहिए, बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। ठीक है, ताकि सरल और बोधगम्य प्रतीत हो। ठीक है, तो इन कुछ बातों का ध्यान हम शीर्षक या प्रकरण के चयन में करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब अगला, छात्रों के पूर्व ज्ञान की सूचना। अब हम प्रोग्राम के निर्माण के पहले हम बालकों के पूर्व ज्ञान के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ताकि उसी के अनुसार आगे प्रोग्राम का निर्माण किया जाए। तो छात्रों के पूर्व ज्ञान के अंतर्गत उनके आयु, उनके लिंग, बालक का सामाजिक स्तर, उनका मानसिक स्तर, मनोवैज्ञानिक स्तर, उनकी रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ इत्यादि जो है उनको ध्यान में रखते हुए, है ना, बालकों के पूर्व ज्ञान की सूचना हम पहले एकत्र कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा कार्य, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। यानी कि शिक्षण जो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं, उसको हम व्यवहारिक रूप में लिखते हैं। ठीक है, व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए हम उद्देश्यों का कार्य विवरण और उनका कार्य विश्लेषण करते हैं। ठीक है ना, इसके लिए हम रॉबर्ट मेगर, ग्रोन लुंड या फिर दवे इत्यादि उपागमों का भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के बाद हम विषय वस्तु की रूपरेखा का निर्माण करते हैं। विषय वस्तु की रूपरेखा के निर्माण में जो है छात्रों के पूर्व ज्ञान, उनके अनुभवों, उनके व्यवहारों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु की रूपरेखा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मानदंड परीक्षण का निर्माण किया जाता है। मानदंड परीक्षण क्या होता है? मानदंड परीक्षण किसी प्रोग्राम द्वारा जिस कौशल का विकास यानी जिस ज्ञान का विकास बालक के अंदर किया जाना है, उसके लिए जो प्रोग्राम बनाया गया है उसके परीक्षण के लिए जो परीक्षण तैयार किया जाता है, उसे ही मानदंड परीक्षण कहते हैं ना। यानी जिस कौशल का विकास करना है किसी प्रोग्राम द्वारा, उसका परीक्षण के लिए जो मानदंड बनेगा उसे मानदंड परीक्षण कहा जाएगा। ठीक है, अब इस मानदंड परीक्षण के द्वारा क्या इसका उद्देश्य क्या होता है? यह जानना होता है
कि छात्र अधिगम के उद्देश्यों तथा मानदंडों तक पहुँचे हैं या नहीं। यदि पहुँचे हैं भी हैं तो किस सीमा तक पहुँचे हैं, ठीक है। और यदि नहीं पहुँचे, है ना, उद्देश्यों को प्राप्त करने की स्थिति तक नहीं पहुँचे, तो उसको प्राप्त कराने के लिए क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए, इन सभी का ज्ञान करने हेतु मानदंड परीक्षण का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। तो तैयारी अथवा आयोजन के अंतर्गत ये 5 कार्य किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। जब इतनी सारी क्रियाएं कर ली जाती हैं, उसके बाद हम पहुंचते हैं रचना या अभिक्रम लेखन पर। अब हम प्रोग्राम को लिखने का कार्य करते हैं। तो जैसा कि आपने शाखीय, रेखीय और मैथेटिक्स अभिक्रमण के बारे में पढ़ा, तो हमने समझा था कि उसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, है ना। ये उन भागों को हम फ्रेम कहते हैं। तो उन्हीं फ्रेम को यहाँ पद का नाम दिया गया है। बोधगम्य पदों की रचना, पहला कार्य बोधगम्य पदों की रचना। अब आप ध्यान दीजिए कि बोधगम्य पदों की रचना में हम क्या कर सकते हैं। ये पद किसके लिए निर्माण किए जा रहे हैं? विद्यार्थियों के लिए। अब ये विद्यार्थी उन पदों में जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी, ठीक है ना, वो किस प्रकार की होनी चाहिए? वह बालकों में उद्दीपन उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। यानी जो फ्रेम होता है उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो बालकों में उद्दीपन उत्पन्न करें, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है ना, स्टिमुलस, ठीक है। उसके बाद ये फ्रेम ऐसे होने चाहिए कि उसमें दिए गए उद्दीपनों के प्रति बालक क्या करे? अनुक्रिया करे, रिस्पॉन्स करे, ठीक है। और इसके बाद उद्दीपन और अनुक्रिया करने के बाद बालक जब उसकी अनुक्रिया सही हो तो उसको क्या मिले? पुनर्बलन मिले, है ना, रेनफोर्समेंट यहाँ पर मिले, पुनर्बलन मिले, ठीक है। तो इन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए पदों की रचना में। उसमें उद्दीपन, पदों में उद्दीपन होना चाहिए, बालक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने के लिए तत्पर होना चाहिए, इस प्रकार से बनाए। उसके बाद इसके द्वारा, अनुक्रिया के द्वारा बालक को पुनर्बलन भी मिलना चाहिए। अब हम ये भी जान लेते हैं कि किसी भी फ्रेम के मूल पद कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से किसी भी फ्रेम का जब हम निर्माण करते हैं तो उसके मूल पद यहाँ पे 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है शिक्षण पद, ठीक है। किसी भी फ्रेम में पहला पद शिक्षण पद। शिक्षण पद में क्या है? यानी वे बातें जो शिक्षक द्वारा या प्रोग्रामर द्वारा बालक को बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, वे शिक्षण पद के अंतर्गत आती हैं। और किसी भी फ्रेम में, किसी भी प्रोग्राम में इसकी मात्रा 60 से 70% तक होनी चाहिए या होती है। उसके बाद आता है अभ्यास पद। शिक्षण पद के बाद बालक कुछ अभ्यास करता है ना, उसको पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर देता है। तो जब पढ़ता है छात्र, ये अभ्यास पद कहलाता है, ठीक है ना। अभ्यास पद के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं उसकी मात्रा 20 से 25% तक होनी चाहिए, ठीक है। अब उसी फ्रेम में परीक्षण पद, यानी कुछ प्रश्न भी दिए होते हैं प्रत्येक फ्रेम में। तो बालकों की उपलब्धि, उन्होंने क्या सीखा है उस फ्रेम में, उसकी जांच के लिए परीक्षण पद होते हैं। उसमें उसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए? 10 से 15% होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो ये 3 चीज़ें। इसके अलावा इन सभी को, जब इन सभी परीक्षण अभ्यास के अंतर्गत विद्यार्थी कुछ कार्य करता है, कुछ अनुक्रिया करता है, अब इस अनुक्रिया में करने में उसको कुछ समस्या भी हो सकती है, कुछ कन्फ्यूज़न भी हो सकती है, संशय हो सकता है, ठीक है ना। तो बालक त्रुटि कम से कम करे, या फिर अनुक्रिया करने में कोई अगर उसको समस्या आ रही है तो उसके लिए कुछ जानकारी या बातें बताई जाती हैं। उन्हीं बातों को हम उपक्रम और अनुबोधन के नाम से व्यक्त करते हैं। उपक्रम क्या होता है? किसी भी फ्रेम में लिखी गई बातों के संबंध में अगर कोई जानकारी हम दे रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं कि आपको इस फ्रेम में इस तरह से कार्य करना है, कोई भी जानकारी दे रहे हैं कि आपको पहले ये पढ़ना है, फिर इसके बाद ये, यानी इंस्ट्रक्शन, कुल मिला के निर्देश जो हम देते हैं उसे हम उपक्रम कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया? अनुबोधन, उपक्रम, जिसको अंग्रेजी में जो है क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइम, ठीक है ना। उपक्रम अर्थात अंग्रेजी में इसको प्राइम कहा जाता है, अनुबोधन को प्रॉम्प्ट कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेम में लिखी गई निर्देश
जो कि बालक को सही जो है थोड़ी सहायता करते हैं, पूरक सूचनाएं एक तरह की होती हैं, ठीक है ना। अनुक्रियाओं को करने के लिए संकेत एक तरह के होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये इन्हें उपक्रम कहा जाएगा। अनुबोधन, अनुबोधन वे कथन होते हैं जिसके द्वारा हम यह सुनिश्चित करते हैं कि बालक कम से कम त्रुटि करे, है ना। बालक कोई जरूरी नहीं है कि परीक्षण पद में दिए गए प्रश्नों का सही से उत्तर दे दे, है ना। तो अगर उसमें कुछ हम ऐसी बातों को भी लिखते हैं जो कि हिंट के रूप में होती हैं, थोड़ी सी सहायता करती हैं बालक को सही अनुक्रिया करने में, अर्थात त्रुटियों को कम करने में, जो भी बातें या जो भी चीज़ें किसी फ्रेम में उपयोग की जाती हैं उनको अवबोधन अनुबोधन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये दो बातें हो गई। तो बोधगम्य पदों की रचना में इतनी 4 चीज़ों का ध्यान हम रखते हैं। उसके बाद आते हैं फ्रेमों को उचित क्रम प्रदान करना। अब फ्रेमों को हमने लिख लिया, फ्रेमों की रचना कर ली, अब इन फ्रेमों को उचित क्रम प्रदान करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम में जो भी फ्रेम बने होते हैं, जो भी पद होते हैं, वो एक निश्चित क्रम में होते हैं और ये क्रम शिक्षण सूत्रों के आधार पर होते हैं। जैसे रेखीय और शाखीय की बात करें तो रेखीय अभिक्रमण में फ्रेमों को सरल से कठिन की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर हम व्यवस्थित करते हैं, ठीक है ना। लेकिन वही मैथेटिक्स में आपने देखा होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, जटिल से सरल की ओर जो है फ्रेमों को या फिर उस विषय वस्तु के पदों को रखते हैं। तो कुल मिला के क्या कर सकते हैं हम, फ्रेमों को उचित क्रम प्रदान करना। अब ये क्रम जो है हम कैसे कर सकते हैं, इस फ्रेमों को उचित क्रम में लाने के लिए पहले तो हम शिक्षण सूत्रों का उपयोग करते हैं। उसके बाद कौन कौन सी विधियाँ उपयोग की जा सकती हैं, जिसमें हम मैट्रिक्स विधि, रूलैग विधि और अगरूल विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे अगला भाग देखते हैं हम, मूल ड्राफ्ट को तैयार करना। अब हमने पदों की रचना कर ली, पदों को निश्चित क्रम में रख लिया, उसके बाद हम अब मूल ड्राफ्ट को तैयार करेंगे, ठीक है ना। यानी कि अब पूरे प्रोग्राम को लिखेंगे, ठीक है, और इसका प्रतिपादन करेंगे, इसका जो है प्रतिपादन करेंगे। तो इस दौरान हम ये देख लेंगे, ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, जो भी वाक्य लिखे हैं क्या सही हैं, उन वाक्यों में जो स्पेलिंग लिखी हुई है कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, ठीक है ना, स्पेलिंग वगैरह सही है या नहीं है, फ्रेमों को उचित क्रम में रखा गया है कि नहीं रखा गया है, अर्थात इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में हम रख के मूल ड्राफ्ट को लिख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तो इस तरह से अभिक्रम लेखन का ये जो पद है वो पूरा हो जाता है। अब बारी आती है इस प्रोग्राम के परीक्षण की, यानी जो प्रोग्राम हमने बनाया है क्या वह सही है, जो भी कमियां हैं उसको हम परीक्षण के द्वारा दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसका करते हैं व्यक्तिगत परीक्षण उस प्रोग्राम का। अब व्यक्तिगत परीक्षण में बहुत 2 या 4 विद्यार्थी होते हैं, उन्हीं विद्यार्थियों पर अलग अलग हम इस प्रोग्राम का परीक्षण करते हैं, ठीक है। फिर वहाँ के परीक्षण के बाद एक छोटे समूह, एक लघु समूह पर, यानी कि 15 या 20 विद्यार्थियों पर, एक छोटे समूह पर उस प्रोग्राम का परीक्षण किया जाएगा। फिर उसके बाद क्षेत्र परीक्षण अर्थात उसमें इसी प्रोग्राम को हम वास्तविक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के लिए बनाया गया है, किसी कक्षा के लिए, किसी विद्यालय के लिए, जहाँ के लिए भी बनाया गया हो, उस क्षेत्र में, वास्तविक क्षेत्र में इसका उपयोग हम इसका परीक्षण करेंगे, ठीक है। इन सभी परीक्षणों के द्वारा जो भी सुझाव, जो भी हमें इस त्रुटियां हमें पता चलेंगी, सुझाव प्राप्त होगा, उन सुझावों के अनुसार, उनके आधार पर हम पुनः इसमें प्रोग्राम में संशोधन करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अंतिम पद, सबसे अंत में हम अब इस प्रोग्राम का मूल्यांकन करते हैं, गणितीय मूल्यांकन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसका मूल्यांकन किया जाएगा। इस मूल्यांकन के अंतर्गत क्या किया जाएगा, पहला प्रोग्राम की त्रुटि दर निकालना। प्रोग्राम की त्रुटि दर हम ज्ञात करेंगे। प्रोग्राम की त्रुटि दर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो त्रुटि दर के द्वारा हम कैसे करते हैं, संपूर्ण त्रुटियों का, यानी किसी प्रोग्राम में कुल की गई त्रुटियां, उन सभी का योग निकालेंगे, गुणे 100 बटे कुल पदों की संख्या गुणे कुल छात्रों की संख्या, यानी कितने छात्रों को प्रशासित किया गया था उनकी संख्या, ठीक है ना। इसके द्वारा प्रोग्राम की त्रुटि दर ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि रेखीय अभिक्रमण में
ये त्रुटि दर जो है वो 5 से लेकर 10% तक होनी चाहिए। वही शाखीय अभिक्रमण में ये त्रुटि दर 20% तक भी मान्य होती है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। चलिए, अब त्रुटि दर जैसे ही ज्ञात हो जाती है, अब हम आते हैं अभिक्रम घनत्व। अभिक्रम घनत्व ज्ञात करते हैं, ये क्या होता है, इसके द्वारा हम प्रोग्राम की कठिनाई स्तर को ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात जो भी प्रोग्राम हम बना रहे हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक मानसिक स्तर के हमारे जिस क्षेत्र के लिए बनाया गया है उसमें ये सबके लिए सरल ही हो। ठीक है ना, तो हम चाहेंगे कि ये प्रोग्राम औसतन सभी व्यक्तियों पर जो है हमारे जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के लिए हम बनाए हैं उसके सभी क्षेत्रों के लिए कार्य करें। ठीक है, तो उनके लिए हम कठिनाई स्तर को ज्ञात करना चाहेंगे। कठिनाई स्तर के लिए हम अभिक्रम घनत्व ज्ञात करते हैं, विभिन्न अनुक्रियाओं की संख्या बटे कुल अनुक्रियाओं की संख्या, जिसे हम TTR या टाइप टोकन रेशियो भी कहते हैं ना। तो अभिक्रम घनत्व को हम टाइप टोकन रेशियो कहते हैं। कैसे निकालते हैं, विभिन्न अनुक्रियाओं की संख्या बटे कुल अनुक्रियाओं की संख्या, यानी किसी एक विशेष प्रकार की अनुक्रियाओं की कुल संख्या और बटे जितनी भी अनुक्रियाएं की गई हैं उन सभी की संख्या करेंगे तो हमें कठिनाई स्तर ज्ञात हो जाएगा, TTR टाइप टोकन रेशियो ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब इस TTR का मूल्य, यानी ये जो TTR है इसका मूल्य कितना होना चाहिए, इसका मूल्य है 0.25 से 0.33 के बीच ही होना चाहिए। ठीक है, इस TTR का मूल्य इसके बीच ही होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए, तो हमने प्रोग्राम की त्रुटि दर ज्ञात कर ली, अभिक्रम घनत्व ज्ञात कर लिया। अब तारतम्य प्रवाह। तारतम्य प्रवाह क्या है, एक तरह से आप ये सकते हैं तारतम्य यानी सीक्वेंस प्रोग्रेशन अंग्रेजी में इसको कहा जाएगा। यानी कि जो भी हमने प्रोग्राम को निश्चित क्रम में रखा है उनमें किस प्रकार की प्रवाह है, कैसे प्रवाह, धारा प्रवाह है कि नहीं, है ना, इसकी जांच तारतम्य प्रवाह के अंतर्गत हम करते हैं। इसके लिए हम स्केलोग्राम बनाते हैं और इस स्केलोग्राम के द्वारा मानदंड परीक्षण के प्राप्तांकों के आधार पर ये स्केलोग्राम तालिका बनाई जाती है और इसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि पाठ्यक्रम का क्रम व्यवस्था उचित है या नहीं। अगर उचित नहीं है तो सुधार कैसे लाएं, है ना, उचित अगर नहीं है तो उसमें हम क्या करते हैं, सुधार लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अंतिम में तारतम्य प्रवाह, इस प्रकार से हम इन पदों से होते हुए किसी एक PLM यानी प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल का निर्माण हम करते हैं। आशा है आपको बातें अभिक्रमित अधिगम सामग्री निर्माण के पदों से संबंधित ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।